Hi everyone, in this video we are going to discuss science sample question paper of 24. This is the third part in which we are going to discuss section C, question number 27 to 33. So let's see question number 27. The given reaction shows one of the processes to extract the metal like iron and manganese. तो यह extraction of metal किस तरह से iron और manganese को हम extract करते हैं उसकी एक process आपको given है. तो हियर द रिएक्शन इज गिवन जो कि मैग्नीज का रिएक्शन है. मैग्नीज डाइऑक्साइड को इज बीन ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम टू गिव मैग्नीज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट रिएक्शन. इसको हम थर्मिट रिएक्शन क्यों कहते हैं जो अबव रिएक्शन है. तो इसका मेन रीजन ये है कि थर्मिट रिएक्शन जो है उसमें बहुत ज्यादा हीट एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, इसलिए दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज अ थर्मिट रिएक्शन. Next you can see identify the substance oxidized and reduced in the above reaction. We know that oxidation is the addition of oxygen and reduction is the removal of oxygen or addition of hydrogen. So here you can see जो manganese oxide है, manganese oxide is getting converted into manganese. तो you can say that कि जो manganese dioxide है that is getting reduced. manganese डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है एंड जो एल्यूमिनियम है ओके सो इट इज बीन रिड्यूस्ड एंड एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इन द अबव रिएक्शन जो ऑक्सीडाइज हुआ है दैट इज एल्यूमिनियम एंड जो रिड्यूस्ड हुआ है सब्सटेंस दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड. गिव द रीजन वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन थर्मिट रिएक्शन. तो क्यों हम एल्यूमिनियम को ही यूज करते हैं थर्मिट रिएक्शन में जिसमें हम आयरन और मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें हम एल्यूमिनियम को यूज क्यों करते हैं. द रीजन इज कि आयरन और मैग्नीज से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड मैग्नीज. तो अगर हमें मैग्नीज या आयरन जो है उसके जो ऑक्साइड्स है उनको अब अगर हमें रिमूव करना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड्स मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ उसको हमें रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तभी जाके जो ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके मैग्नीज जो है वो हमें मिलेगा. सिमिलरली वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन ऑल्सो. आयरन ऑक्साइड से हम एल्यूमिनियम के हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिमेंट M इज विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है. वी नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है 283 दैट इज नथिंग, मेटल जो है हमारा M दैट इज नथिंग बट द एल्यूमिनियम as the atomic number of aluminum is 13. Combine separately with chlorine and SO4-2. तो separately combine हुआ है मतलब एल्यूमिनियम जो है अगर वो क्लोरीन के साथ मतलब ये जो मेटल है वो अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करेगा एंड SO4-2 के साथ कंबाइन होगा तो व्हाट एनायन क्या फॉर्म करेगा. राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं हमें. वी नो दैट एल्यूमिनियम एज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 283 है तो ये जो आयन बनाएगा ठीक है इट विल बी फॉर्मिंग द कटायन एंड जो कटायन बनाएगा वो बनेगा Al3+. और अगर आपको मेटल की फॉर्म में लिखना है तो यू कैन सी दैट M3+. उसकी वैलेंसी जो है वो रहेगी 3. सो प्रेडिक्ट विथ सुटेबल रीजन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट M in general. How will the electrical conductivity of the compound formed vary with respect to metal M? कैसे vary करेगी वो भी पूछा है. तो as we can say that कि जो metal M है या फिर जो एल्यूमिनियम है वो कटायन फॉर्म कर रहा है एंड अगर वो Cl जो कि एनायन है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयोनिक बॉन्डिंग होगी. तो जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी आयोनिक. जो कंपाउंड फॉर्म होंगे सबसे पहले तो हमें केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं. तो M के साथ जब Cl फॉर्म होगा तो Cl जो है उसकी वैलेंसी क्योंकि 1 है तो इट विल बी MCl3. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो इट विल बी MCl3 और यू कैन से इट इज AlCl3 विल बी द फॉर्मेशन. जो पहला कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AlCl3 एंड SO4 के साथ जब वो कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म M2 क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है एंड इन ब्रैकेट इट विल बी SO4 एंड ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा 3. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव लर्न इन 9th क्लास.
एंड M की जगह आप एल्यूमिनियम यूज कर सकते हो बिकॉज वी नो दैट 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एल्यूमिनियम का होता है। तो Al2SO4 ब्रैकेट क्लोज 3, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपके फॉर्मूले हुए। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो इट विल बी आयोनिक बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी आयोनिक इन नेचर। एंड हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड वैरी? सो एक्वस सोल्यूशन में AlCl3 और M2SO4 जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो यू कैन सी द आंसर हियर ऑल्सो दैट दिस इज द क्वेश्चन। MCl3 पहला एंड M2SO4 3। जो M है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा एज यू कैन सी ओवर हियर। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा 2,8 नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। MClC3+ कटायन जो है वो बनेगा यहाँ पे। जो कंपाउंड है वो इन लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, बट इट विल नॉट डू द कंडक्टिविटी इन सॉलिड फॉर्म। अगर वो सॉलिड स्टेट में है देन इट विल नॉट डू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज बीन गिवन दैट a reddish brown metal X when heated in air gives the black compound। black compound product जो है वो black color का compound है और जो आपका metal है that is reddish brown in color, which when heated in the presence of hydrogen gas, अगर हम हाइड्रोजन जो कंपाउंड है उसको अगर हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं तो हमें X कंपाउंड फिर से मिलेगा। ओके, X is refined by the process of electrolysis। This refined form of X is used in electrical wiring। ओके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इसको यूज करते हैं। जो X कंपाउंड है वो रहेगा आपका कॉपर। आइडेंटिफाई X एंड Y। सो हियर जो X है दैट इज कॉपर। वी नो दैट जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो वी आर गोइंग टू गेट कॉपर ऑक्साइड। एंड जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जो कंपाउंड है इट इज ब्लैक इन कलर। सो हियर जो आपका X है, X इज कॉपर, X is copper and Y जो है Y is copper oxide। Draw well labeled diagram to represent the process of refining of X। कॉपर की जो प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस है, उसको आपको मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जो मेथड है उसको एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स सी। तो हियर एक भी हमारे पास एक कैथोड होता है। कैथोड जो निगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड, एंड एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। नाउ एनोड के ऊपर हम इम्प्योर कॉपर रखेंगे जिसको हमें रिफाइन करना है, राइट। सो यहाँ पे कॉपर रहेगा और उसके साथ जो भी इम्प्योरिटी है, ठीक है, दैट ओवर विथ इम्प्योर कॉपर जो है उसको हम एनोड पे प्लेस करते हैं। देन कैथोड पे हम जो इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर, राइट। देन हियर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम लेते हैं। कॉपर का ही सल्फेट सोल्यूशन हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज करते हैं, right? Now how the process is happening? So you can see it very carefully that कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर जो है इट इज हैविंग 2 चार्ज, so it will form 2+ in the solution and SO4 2-। इस तरह से चार्जेस जो है वो फॉर्मेशन होगा इन द सॉल्यूशन। इसमें से जो कॉपर 2+ है, ये जो कटायन है, एज इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। निगेटिवली चार्ज कैथोड के पास से जाते, तो यू कैन सी Cu2+ जो है इट विल गो टुवर्ड्स द कैथोड। नाउ फ्रॉम कैथोड इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो Cu2+ विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड एंड जो कॉपर है इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ एज ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इस कॉपर ने लिए है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट विल टेकन बाय द कॉपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है दैट विल बी गेन फ्रॉम एनोड। तो एनोड से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होंगे। अब एनोड के ऊपर जो कॉपर है, राइट, यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें से जो कॉपर है Cu है, दिस कॉपर इस इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने के लिए दिस कॉपर विल गिव इट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द एनोड, पॉजिटिवली चार्ज जो है, एंड इट विल बिकम Cu2+। जो कॉपर है, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए एंड इट बिकम्स Cu2+, एंड देन इट विल फुलफिल यहाँ पे जो Cu2+ जो सोल्यूशन के Cu2+ जो एनोड पे जाकर डिपॉजिट हुए से, इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए एनोड के ऊपर का जो कॉपर है दैट विल कम इन द सोल्यूशन। ये करके जो कॉपर है अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को देगा, सोल्यूशन में मिक्स होगा और सोल्यूशन से फिर कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डिपॉजिट होगा।
तो ऐसे करते करते जो आपका एनोड है, इसमें जितना कॉपर है वो धीरे 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 सोल्यूशन में जाएगा और सोल्यूशन से कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएगा। इस तरह से कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर में से कॉपर का जो आपका एनोड है उसमें से पूरा जो कॉपर है दैट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड, और जो इम्प्योरिटी है दैट इम्प्योरिटी विल सेटल डाउन हियर। एज इट इज इनसोल्यूबल इट विल सेटल एट द बॉटम। इम्प्योरिटी यू कैन सी, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। इस प्रोसेस से थ्रू जो है आपका कॉपर जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। सो जो भी आपको इम्प्योरिटी वाला ओर है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है उसको एनोड पे रखते हैं, और इन द प्रोसेस जो एनोड है वो धीरे धीरे थीन होते जाएगा और जो कैथोड है इट विल बिकम थिक इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट इन अ डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई इट्स इम्पोर्टेंस इन आवर बॉडी। सो डॉक्टर जो है वो हमें आयोडाइन सॉल्ट जो है उसको लेने के लिए कहते हैं। उसका रीजन क्या है? सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन आवर बॉडी। ऑल्सो जो थायरॉक्सिन होता है उसका काम होता है रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। थायरॉक्सिन जो है वो प्रोवाइड करता है बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ इन आवर बॉडी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इम्पोर्टेंस ऑफ थायरॉक्सिन जो कि हमें मिलते हैं फ्रॉम आयोडीन, आयोडीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। सो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं टू टेक द आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the probability of the girl or boy being born in a family, and justify your answer? For this particular question you can see this answer here. There are 50% chances कि girl may be born and there is 50% chances that the boy will be born of sex chromosomes both X and X. तो वुमेन के बाद XX chromosomes होते हैं जो कि perfect pair है, but men have mismatched pair of sex chromosome. That man is having XY chromosome which is not a perfect pair, and woman is having the XX chromosome. A child receives one chromosome from mother which is essentially X chromosome, तो woman से हमेशा X chromosome ही आता है. A child who inherits X chromosome from her father, अगर father से X chromosome अगर आता है then it will be girl. Inherits Y chromosome from the father then it will be the boy. So it depends on that which chromosome man gives to the child, whether it is X or Y, that is going to determine ki the child will be the girl or a boy. So of course it is a 50-50 chances of X of any material with respect to air is always greater than 1. So we know that the formula for refractive index is speed of light in vacuum upon speed of light in any of the medium. तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो 1 होता है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सेम. बट इफ वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मटेरियल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला बनेगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में लेस रहने वाली है देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. एज डिनोमिनेटर इज लेस, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस है तो जो टोटल हमें वैल्यू मिलने वाली है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, बिकॉज हियर इफ लेट्स कंसिडर द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the speed of light in the given medium है it is always going to be less, so it may be like 2 into 10 to the power 8 meter per second. So if you solve this you are going to get 1.5. So you can see 1.5 will always, it is going to be greater than 1. Only and only अगर speed of light जो है medium में वो अगर 3 into 10 to the power 8 है तभी जाके ये जो ratio है वो 1 मिलेगा. Next question is, in the figure below the ray moves from air into semicircular plastic block. Semicircular plastic block में air enter कर रही है. You have to tell the reason कि जो ray है वो क्यों deviate नहीं कर रहा है. तो यू कैन सी यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ये स्ट्रेट जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये डेविएट नहीं कर रहा है. तो हमें पता है कि लाइट जो है इट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ये एक प्लास्टिक का ब्लॉक है. तो लाइट अगर रेयरर से डेंसर जाती है तो इट इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. वो बेंड होता है एंड विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. बट देर इज ओनली वन सिचुएशन वेयर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, जब
यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एट द इंटरफेस, तो यहाँ पे ही नॉर्मल है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। नॉर्मली इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन या फिर कोई डेविएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। Then complete the ray diagram of the above scenario when light ray comes out of the plastic block. अगर प्लास्टिक ब्लॉक से बाहर अगर लाइट रे आती है तो यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम। एज यू कैन सी दिस इज डेंसर मीडियम एंड यहाँ पे एयर है, तो दिस इज अ रेयरर मीडियम। एंड लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर ओरिजिनल पाथ जिस वे से लाइट रे जानी चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से बेंड होंगी लाइट रेज आपकी। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म। State the law that explains the heating effect of current with respect to measurable properties in an electrical circuit. So heating effect को explain करना है। We know that Joule's law of heating states that the heat dissipated across the resistor, जितना heat resistor dissipate करेगा, that is directly proportional to the square of the current flowing through it, the resistance of the conductor and duration of the flow of current. So you can say H is equals to, this is I square RT, square of current R and multiplied by T. So this is the your Joule's law of heating. Next, list the factors on which the resistance of the conductor depends. कौन से factors के ऊपर resistance depend करता है? तो we know that the formula of resistance is R is proportional to length and inversely proportional to area of cross section. If you remove the proportionality sign, you will get rho over here, that is resistivity. So resistance जो है, it depends on the length of the conductor, it depends on area of cross section of the conductor, it depends on nature of material जिसकी हम बात कर रहे थे, that is rho resistivity depends on nature of material and it also depends on the temperature of the conductor. So this is over here. Ananya responded to the question, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the main through a 3-pin plug? जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो मेटालिक बॉडीज से होते हैं उसको हम 3-pin प्लग से क्यों कनेक्ट करते हैं? Whereas an electric bulb can be connected with the 2-pin plug. And she wrote that the 3-pin plug reduce the heating of the conducting wires. जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स है उसका हीटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम 3-pin के साथ कनेक्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दैट द आंसर ऑफ अनन्या इज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड यू हैव टू जस्टिफाई। सो वी नो दैट कि जो मेटालिक बॉडीज होते हैं उनके जो कनेक्शन होता है उसको हमेशा हम 3-pin के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका रीजन ये है कि वहां पे जो 3rd पिन है दैट इज नथिंग बट द अर्थ वायर जो है, अगर कोई एक्सेस ऑफ मेटालिक बॉडी में जो भी अगर कभी एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है तो एक्सेस ऑफ करंट जो है उसके वजह से किसी पर्सन को शॉक नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो 3rd वायर है दैट इज अर्थ वायर के थ्रू जो एक्स्ट्रा करंट है वो फ्लो होके it has been buried in under the body with a metallic plate and this is only the reason that जो आपके 3-pin प्लग्स है उसको हम यूज करते हैं जो भी आपके मेटालिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। सो द रीजन विच अनन्या हैज गिवन इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो अनन्या इज आंसर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है मेटालिक बॉडीज को आर यूज फॉर एज एन अर्थ वायर जो कि लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट एक्सेस ऑफ करंट जो है वो या फिर एक्सीडेंटल लीकेज जो है वो उसके थ्रू पास ना हो, मतलब ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास ना हो एंड इट विल गो इनटू द ग्राउंड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the function of fuse in domestic circuit? So we know that the fuse is a safety device and it has been operated to provide protection against the overflow of current in the electrical circuit. तो अगर excess of current flow होता है सर्किट के अंदर then जो कि required नहीं है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का डैमेज होने से बचने के लिए एक्सेस ऑफ करंट के वजह से इलेक्ट्रिकल फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर फ्यूज में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का वो एक मेटालिक वायर या स्ट्रिप होती है जो कि मेल्ट हो जाती है अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सर्किट के अंदर हमें 5 एम्पियर का करंट रिक्वायर्ड है तो जो फ्यूज है वो 6 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर से ज़्यादा का रहेगा और अगर कभी 7 एम्पियर का करंट या फिर 5 एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर सर्किट के अंदर फ्लो होता है
तो जो फ्यूज वायर में जो स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप है, इट विल मेल्ट एंड देन द सर्किट इज गोइंग टू ब्रेक। तो एक्सेस ऑफ करंट जो है वो आपके सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होगा और इस तरह से आपके जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट होगा। तो इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज बिन ऑपरेटेड। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. In the next video, we are going to see section D of this particular sample question paper 2024. Thank you.